हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2021 के लिए। ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीरीज़। ये इस सीरीज़ का सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 25 प्लस क्वेश्चंस जीएस के, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड किए गए हैं। ये सीरीज़ लास्ट 15 दिन के लिए चलाई गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस 15 दिन में हम 20 से 25 सेट्स सॉल्व करेंगे। इसमें वही क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जिनकी आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी। ये इस सीरीज़ का सेट नंबर 1 मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट मिशन दिया गया था 1946 ईस्वी में, हमें पूछा गया है इसका कौन सा मेंबर नहीं है। पहले तो आप ये याद रखिए, इस कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे। ये कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंड्रा। ये तीनों मेंबर थे इस कैबिनेट मिशन प्लान के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1946 ईस्वी में पेश किया गया था। जो मोर्टाइमर विलर हैं, ये इसके मेंबर नहीं थे। यानी इस क्वेश्चन का तो सही उत्तर है हमारा ए ऑप्शन, मोर्टाइमर विलर। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 में इनके द्वारा बोला गया था कि आपकी एक कंबाइंड असेंबली बनेगी। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियंस के द्वारा डिमांड किया गया था, उसके लिए इनके द्वारा बोला गया था कि कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके बनेगी और आपको बहुत ही जल्द आज़ादी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस कैबिनेट मिशन में 1946 ईस्वी में पेश किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो मुस्लिम लीग थी उनके द्वारा बोला गया था कि हिंदुओं के लिए अलग से एक असेंबली बननी चाहिए और मुस्लिम लोगों के लिए अलग बननी चाहिए। बट कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया था कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि होगी कंबाइंड। ये इस मिशन प्लान का मेन हिस्सा था, ये भी आप याद रखिए। इसका जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एक्ट्स लिस्टेड बिलो। यानी 4 एक्ट हमें दिए गए हैं, इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जिस ईयर में ये आए थे उनको हमने अरेंज करना है सीक्वेंस में। सबसे पहले तो है हमारे पास चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले तो कौन सा आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट, जो कब आया था? 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी। उसके बाद सेकंड आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट आया था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट काफ़ी आए थे, वैसे 4 एक्ट आए थे चार्टर के। कौन कौन से थे? 1793, नेक्स्ट है 1813, उसके बाद 1833, उसके बाद लास्ट में आया था 1853। ये 4 एक्ट आए थे चार्टर एक्ट। बट सबसे जो पहले वाला था वो कौन सा था? 1793 वाला। इससे बाद जो आया था वो कौन सा आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसके भी 2 एक्ट आए थे बेसिकली, 1861 ईस्वी में और 1892 ईस्वी में। यानी हम ये कह सकते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा? 4th, उसके बाद 3rd, उसके बाद 1 और लास्ट में आएगा 2। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा जिसमें इस प्रकार दिया गया है? वो दिया गया है हमें डी ऑप्शन में, 4, 3, 1, 2। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी ने भी ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिमालयन माउंटेन्स एंड इट्स रिवर्स एंड सेलेक्ट राइट वन। यानी हमें कहा गया है, जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 2 स्टेटमेंट्स हमें बेसिकली दी गई हैं। हमें पूछा गया है हिमालयन माउंटेन्स और उनकी रिवर्स के रिलेटेड हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमें पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है। पहली स्टेटमेंट दी गई है द हिमालयन माउंटेन्स आर यंग। यानी जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो क्या है? यंग हैं, वीक हैं एंड फ्लेक्सिबल इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल सही है। जो हिमालयन के पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, वो हैं यंग, वीक, कमज़ोर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल भी हैं इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हमें दी गई है। नेक्स्ट है हिमालयज आर डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विच आर इन देयर यूथफुल स्टेज। यानी हिमालय जो है ये फास्ट फ्लोइंग रिवर जो है उनके साथ डाइसेक्ट करता है यूथफुल स्टेज से। यानी यूथफुल स्टेज से ही इसके साथ डाइसेक्ट करता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें दी गई है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, बोथ आर राइट। यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल हमें सही दी गई हैं। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन,
पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज इंजॉयड बाय होम, यानी जो जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति होती है, पावर होती है इंडिया में, वो किसके पास होती है। ये चार ऑप्शन है आपके पास और इसका जो सही उत्तर है हमारे पास वो है बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की इंडिया में। इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज, यानी आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या डिस्क्राइब करता है। जो आर्टिकल 1 है ये डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो है ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी इसका सही उत्तर होगा हमारा ए ऑप्शन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, यानी कौन सा कंपाउंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है किसके लिए, एसिड रेन के लिए। एसिड रेन के लिए पूछा गया है कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारे पास एसिड रेन होती है बेसिकली, इसके लिए दो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल हैं। ये रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं, एक तो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी इसका जो सही उत्तर है वो है 2nd और 4th, जो हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। 2nd और 4th यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, 2 और 4th आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है ह्यूमन बॉडी में, उसका नाम बेसिकली पूछा गया है। स्कल बोन्स, टूथ, एनिमल, फिंगरनेल या फिर नी कैप। जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी में, उसका नाम है टूथ एनिमल। इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, टूथ एनिमल जो है ये है सबसे हार्डेस्ट, सबसे सख्त सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट बिटवीन, यानी जो खानवा का जो युद्ध हुआ था ये किस किस के मध्य हुआ था, किस किस के विचकार हुआ था। ये चार ऑप्शन है आपके पास, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, बाबर एंड राणा सांगा, अकबर एंड राणा सांगा, अकबर एंड राणा सांगा, यानी चार ऑप्शन है आपके पास। पूछा गया है जो खानवा का जो युद्ध हुआ था ये किस किस के मध्य हुआ था। जो बैटल ऑफ खानवा हुआ था ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था एक युद्ध जिसका नाम था बैटल ऑफ खानवा। और अगर पूछा जाए कब हुआ था, उसका सही उत्तर होगा 16 मार्च 1527 ईस्वी को। 1527 ईस्वी को ये खानवा का जो युद्ध हुआ था ये आप याद रखिए। इसके अलावा जो खानवा नाम का प्लेस है ये कहाँ पे है, भरतपुर में। भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में। भरतपुर राजस्थान में लोकेटेड है एक प्लेस जिसका नाम है खानवा। यहाँ पे बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई थी 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के विचकार। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन। वेयर डू यू फाइंड टेम्पल ऑफ एंकॉरवेट। एंकॉरवेट नाम का एक टेम्पल है, मंदिर है। ये पूछा गया है ये कौन से देश में लोकेटेड है, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार। जो एंकॉरवेट टेम्पल है ये लोकेटेड है कंबोडिया में। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, कंबोडिया। सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया इज, यानी सिटी ऑफ लेक्स इंडिया में किसको कहा जाता है, किस सिटी को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। लखनऊ, चंडीगढ़, बेंगलुरु या फिर उदयपुर। जो सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है वो कहा जाता है उदयपुर को। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, उदयपुर। उदयपुर कहाँ है, ये लोकेटेड है राजस्थान में। राजस्थान में लोकेटेड है उदयपुर। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो उदयपुर है ये वही सिटी है जिसको कैपिटल ऑफ मेवाड़ किंगडम भी बोला जाता है। कैपिटल ऑफ मेवाड़ किंगडम भी बोला जाता है उदयपुर को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ किंगडम की जो राजधानी थी वो क्या थी। उसका सही उत्तर था अगेन उदयपुर। अ सील फाउंड फ्रॉम मोहेंजोदारो हैज डिपिक्ट अ गोड एंड 3 हेड्स एंड हॉर्न्स सराउंडेड बाय एनिमल्स हु इज़ द गोड इन द सील। यानी एक सील बेसिकली यानी एक प्रकार की मोहर मिली थी, फाउंड हुई थी। कहाँ पे, मोहेंजोदारो में, जो एक मेजर साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हमें पूछा गया है इसमें डिपिक्ट किया गया था एक गॉड को, एक भगवान को, जिसपे 3 हेड थे और हॉर्न्स थे जो कि इसके आसपास थे एनिमल्स के साथ। हमें पूछा गया है इस मोहर में जो गॉड थे, भगवान थे, उनका नाम बेसिकली पूछा गया है।
ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ब्रह्मा, इंद्र, नेक्स्ट है पशुपति या फिर यमा। इस पे जो भगवान थे उनका नाम है पशुपति। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन पशुपति। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें पूछा गया है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट था ये इंडिया के द्वारा बोरो किया गया था यूएसएसआर से, यानी ये कह सकते हैं सोवियत यूनियन से बोरो किया था इंडिया के द्वारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट। और पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, बाद में एक ऐड की गई थी और अब हो चुकी हैं 11। और जो ये ऐड की गई थी ये की गई थी 86 अमेंडमेंट के तहत। 86 अमेंडमेंट के तहत ये 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बता सकते हो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो किसके लिए ऐड की गई थी, यानी किस चीज़ के लिए बनाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटी? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बाकी जो तीनों की तीनों हैं वो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यानी इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसको अपहोल्ड करके रखना और प्रोटेक्ट करके रखना, बचाव करके रखना, ये बिल्कुल सही है। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, यानी जो भाईचारा है इसको बना के रखना। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, यानी इंडिया का जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी रिस्पेक्ट करना, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 13th नंबर क्वेश्चन, कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन फॉर साइंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951 बाय यूनेस्को एट द इनिशिएटिव ऑफ, यानी कलिंगा प्राइज जो है ये एस्टैब्लिश किया गया था 1951 में यूनेस्को के द्वारा। हमें पूछा गया है ये किसके इनिशिएटिव के लिए ये कलिंगा प्राइज जो है यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, बीजू पटनायक या फिर एस राधाकृष्णन। ये पर्सन है बीजू पटनायक। बीजू पटनायक जो कि पिता हैं, फादर हैं किसके? नवीन पटनायक के। नवीन पटनायक के फादर हैं जिनका नाम है बीजू पटनायक, और जो नवीन पटनायक हैं ये हैं सीएम ऑफ उड़ीसा। ये सीएम है, मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा राज्य के, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 14th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर्स एंड देयर कैपिटल्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, यानी शासक और उनकी राजधानियां दी गई हैं 4 ऑप्शन में। हमें पूछा गया है इनकरेक्टली मैच किस में दिया गया है। पहली है चौलाज, चौलाज की जो राजधानी थी वो थी थंजावुर में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चालुक्याज, चालुक्याज की जो कैपिटल थी वो थी ऐहोल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पांड्याज, पांड्याज की जो कैपिटल थी वो हैलेबिडनी थी। जो पांड्याज की जो राजधानी थी वो थी मदुरई, मदुरई थी राजधानी जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में। ये है राजधानी किसकी? पांड्यास की। और सातवाहना की जो डायनेस्टी है उसकी जो राजधानी थी वो थी अमरावती, ये भी बिल्कुल सही है। बट जो पांड्यास हैं इनकी गलत दी गई है। इसका सही उत्तर है हमारे पास सी ऑप्शन, क्योंकि पूछा गया है इनकरेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, यानी कौन सा फीवर है कौन सा डिसीज है जिसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी बुलाया जाता है? टाइफाइड, रिंटिस, येलो फीवर या फिर डेंगू। जो डेंगू है इसको बोला जाता है ब्रेक बोन फीवर। इसका सही उत्तर है हमारे पास डी ऑप्शन, डेंगू। नेक्स्ट देखिए 16th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पूछी गई है कौन सी स्टेटमेंट गलत दी गई है, नॉट ट्रू दी गई है। सबसे पहली स्टेटमेंट गिवन है इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर्स, यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 घंटे का, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इट्स एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, यानी इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो इक्वल होती है किसकी? अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो अर्थ जितने समय में अपने एक्सिस के द्वाले घूमती है उतने समय में इसकी उतनी ही स्पीड है, यानी अर्थ की धरती की जितनी स्पीड अपने आले द्वाले घूमने में लगती है वही स्पीड किसकी है? एंगुलर स्पीड है किसकी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है थर्ड, इट इज़ फिक्स्ड इन स्पेस। ये गलत है क्योंकि ये मोशन में होते हैं, ये फिक्स नहीं होते, यानी इसका आंसर होगा हमारे पास सी ऑप्शन, ये फिक्स नहीं होते, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, इट रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट
ओवर द इक्वेटर, यानी ये रिवॉल्व करते हैं वेस्ट टू ईस्ट ओवर द इक्वेटर। ये भी बिल्कुल सही हमें दी गई है। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर के रिलेटेड हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं 4। हमें पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है। इलेक्ट्रिक मोटर के रिलेटेड जो स्टेटमेंट है हमारी सही, वो है सी ऑप्शन में। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है इसका काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी में। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डज द पंचायती राज सिस्टम नॉट एग्जिस्ट, यानी पूछा गया है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली एंड चंडीगढ़। पूछा गया है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये है दिल्ली। जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, दिल्ली। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए भारत की 3 स्टेट्स हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ये पंचायती राज सिस्टम है जो एग्जिस्ट नहीं करता। ये भारत के 3 राज्य कौन से हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप याद रखिए, नागालैंड, नेक्स्ट है नागालैंड के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद थर्ड जो है हमारे पास वो है मेघालय। ये 4 स्टेट हैं, 3 स्टेट हैं भारत के, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। ये 4 हैं जिसमें 3 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें पंचायती राज सिस्टम है जो वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा आप याद रखिए भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसके द्वारा पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था, लागू किया गया था। ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। 1959 को नागौर जिला था, यहाँ पे किया गया था नागौर नाम का जो जिला है ये कहाँ पे है, राजस्थान में। अगर पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य था जिसके द्वारा सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, उसका आंसर होगा राजस्थान। और अगर पूछा जाए कौन से जिले में किया गया था, उसका आंसर होगा नागौर। और कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, यानी विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के की कमी से फेलियर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है इसमें फेलियर देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर है हमारे पास बी ऑप्शन, फेलियर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन लोकसभा विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 1, यानी 1 सितंबर से लेके पूछा गया है सेक्रेटरी कौन बने हैं लोकसभा में। उत्पल कुमार सिंह, नेक्स्ट है एडवर्ड कुमार सिंह, अमित प्रकाश यादव या फिर हरप्रीत सिंह सुडन। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो सेक्रेटरी बने हैं लोकसभा में 1 सितंबर को, उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, उत्पल कुमार सिंह। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए प्राइम मिनिस्टर के जो प्राइवेट निजी सचिव बने हैं उनका नाम भी पूछा जा सकता है। प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, इनका नाम याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछा है राष्ट्रपति के कौन बने हैं, राष्ट्रपति के भी अभी भी बने हैं, उनका नाम है वी प्रवीण सिद्धार्थ, वी प्रवीण सिद्धार्थ। इनको अपॉइंट किया गया था अभी अभी एज द प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सचिव। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप। अफ्रीकन बैंक डेवलपमेंट ग्रुप के जो प्रेसिडेंट बने हैं, री इलेक्ट हुए हैं बेसिकली, उनका नाम पूछा गया है। जो अभी अभी री इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, उनका नाम है हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन, एकिनवुमी एडिसिना। एकिनवुमी एडिसिना को अपॉइंट किया गया है एज द री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, एकिनवुमी एडिसिना। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बता सकते हो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी क्वेश्चन की आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, याद रखिए एकिनवुमी एडिसिना। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यानी पहली महिला डीजी कौन बनी है, डायरेक्टर जनरल कौन बनी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में? इनका नाम है उषा पडी। उषा पडी को अपॉइंट किया गया है, ये पहली महिला बनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, उषा पडी। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन।
ई कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। यानी मिंत्रा जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, हमें पूछा गया है इसके अभी अभी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर अभी अभी बनी है उनका नाम है कयारा अडवाणी, फेमस एक्ट्रेस। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, कयारा अडवाणी। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। यानी एक किताब लिखी गई है, हमें पूछा गया है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इस बुक को अभी अभी लिखा गया है करण जौहर के द्वारा। करण जौहर के द्वारा किताब लिखी गई है अभी अभी, जिसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, करण जौहर। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के जो अभी अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम पूछा गया है। उनका नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो हैं इनको अभी अभी अपॉइंट किया गया है एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, आयुष्मान खुराना। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। हु हैज़ ऑफिशियली बिकम द ओल्डेस्ट पॉप इन हिस्ट्री। यानी सबसे जो ओल्डेस्ट पॉप बने हैं उनका नाम पूछा गया है, ये अभी अभी बने हैं, इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। सो ये थे बेस्ट क्वेश्चंस सेट नंबर 1 के, जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस सीरीज़ की रिकमेंडेशन पहुंच सके। अगर आप इस सीरीज़ के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर इसकी जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी गई है, वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं सेट नंबर 2 में। सो थैंक यू सो मच।